चलो अभी आप लोगों ने दो टाइप के सम्स देखे, एक देखा नॉर्मल ट्रांजैक्शन जिसमें एसेट खरीदते हैं तो कैसे फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की अकाउंटिंग करते हैं और उसमें क्लोजिंग रेट आता है तो क्या करते हैं। दूसरा हमने देखा फॉरेन एक्सचेंज का लोन लेते तो क्या करते हैं। तीसरा जो है ऐसा देखेंगे तो तुम्हारे मॉड्यूल में दिया है बट उतना रिलेवेंस नहीं रखते हैं तो अच्छा है, बट क्या है कभी भी उठा के पूछ लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो एस 11 में रूल क्या आपने पढ़ा है, व्हाट इज जनरल रूल यू हैव रेड। जनरल रूल मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से, बिकॉज ऑब्वियसली आपने गुड्स खरीदा एंड यू डिलेड द पेमेंट, बिकॉज ऑफ दैट इफ यू हैव टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा, so that is not because you bought a goods, that is because you delayed the payment, that is because of the finance. So that is a kind of finance charges which should be debited to P&L account. तो रूल बोलता है any profit and loss related to changes in foreign exchange rate should be transferred to P&L account. ये तो हम कर रहे हैं, ये जनरल रूल है, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से। बट एक ऐसी डील हुई थी इकोनॉमी में टाटा कोरस की, जिसमें टाटा कंपनी ने बहुत बड़ा डील किया था, वो अपने टाइम का बहुत बड़ा डील माना जाता है। और वो डील को क्लोज करने के लिए उन्होंने जब कोरस कंपनी बाई करी थी तो उसमें दे हैव टू पे ह्यूज अमाउंट। सो टाटा ने क्या किया था, वो अमाउंट बोरो करके पे किया था, एंड जब बोरो करके उन्होंने पे किया था उस कंपनी को खरीदने के लिए तो इट वॉज अ ह्यूज अमाउंट के, और उसकी वजह से जो फॉरेन एक्सचेंज के रेट के चेंजेस हो रहे थे, उस टाइम पे इकोनॉमी डाउन थी तो डॉलर वीक हो रहा था, रुपीज वीक हो रहे थे और डॉलर स्ट्रांग हो रहा था, उसकी वजह से उनको एक्सचेंज रेट के लॉसेस हो रहे थे। देखो ये जो लॉसेस हो रहे हैं ना, जब आप बैलेंस शीट में ये लॉसेस दिखाते हो कि बैलेंस शीट में इतनी लाइबिलिटी है पे करने को और उसकी वजह से पीएनएल में लॉस दिखा रहा हूं, लाइबिलिटी पे नहीं कर रहा हूं, माना वो लाइबिलिटी पेएबल है, बट उसकी वजह से जो लॉस दिख रहा था तो गवर्नमेंट को उन्होंने रिक्वेस्ट किया, पहले उन्होंने रिक्वेस्ट किया आईसीआई को, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी को, ये बोला कि इसकी वजह से ह्यूज लॉस दिख रहा है एंड एनीवे यू कैन अंडरस्टैंड वी हैव परचेज्ड अ बिजनेस एंड बिजनेस में ये सब डील होते रहता है, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ द नॉर्मल रूटीन बाइंग एंड सेलिंग, सो प्लीज अलाउ अस टू कैपिटलाइज दिस एक्सपेंसेस दिस लॉसेस। लॉसेस को कैपिटलाइज करना मतलब मैं पीएनएल में नहीं लिखूंगा, मैं उस असेट में डाके ऐड कर दूंगा। तो आईसीआई ने बोला सॉरी बॉस, दिस इज अगेंस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, वी कैन नॉट अलाउ यू। तो टाटा ने बोला कोई बात नहीं, तो टाटा सीधा पहुंच गए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मतलब लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू सीधा फाइनेंस मिनिस्टर तक। तो जब वहां पर पहुंच गए तो ऐसा हो गया कि फिर उन्होंने इनकी बात सुनी, और ये इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी डील थी, ये बोल के कि कोई बंदा इंडियन इकोनॉमी का कोई बंदा अगर फॉरेन की कोई कंपनी को बाय कर रहा है, इट्स अ गुड डील, व्हाई नॉट टू सपोर्ट हिम, जस्ट बिकॉज ऑफ सम अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज नॉट अलाउइंग यू टू डू सो। तो उन्होंने क्या कर दिया मालूम है, दे क्रिएटेड एक्सेप्शन एंड दे डेविएट फ्रॉम द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। उन्होंने अकाउंटिंग प्रिंसिपल को उठा के साइड में रख दिया, बोला माना प्रिंसिपल है बट कोई भी चीज इकोनॉमी के ऊपर नहीं है, तो उन्होंने वो प्रिंसिपल को छोड़ दिया एंड दे क्रिएटेड अ पैरा 46। पैरा 46 उन्होंने अपने कंपनीज एक्ट के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रूल्स हैं उसके अंदर उन्होंने डाल दिया बाय एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स फॉर कंपनीज। और उन्होंने टाटा कंपनी को ऑप्शन क्या दिया, अब देखो जब ये क्रिएट करोगे तो यू कैन नॉट गिव ओनली वन कंपनी, सो व्हाट दे डिड, दे सेड ऑल द कंपनीज विल हैव ऑप्शन एंड नॉट कंपल्शन। ठीक है ना, ऑप्शन किस बात का, यस जो वो लोग मांग रहे थे, टू कैपिटलाइज एनी लॉस एंड गेन ड्यू टू चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म फॉरेन एक्सचेंज मॉनेटरी आइटम्स। मतलब आप उस असेट को लॉन्ग टर्म ट्रीट कर रहे हो तो ही, नॉट अदर वे राउंड, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बात हो रही है। अगर आपका असेट लॉन्ग टर्म है, उससे रिलेटेड है, ज्यादा डीप में नहीं समझाऊंगा, आपके काम भर का इतना ही है, यहां लॉन्ग टर्म वर्ड है, यू कैन कैपिटलाइज दिस। कैपिटलाइज का मतलब यह है रादर देन ट्रांसफरिंग इट टू पीएनएल अकाउंट, मैं जाके उस असेट में ऐड कर दूंगा। यू रिमेंबर आई बॉट आईफोन, तो आईफोन से जो लॉस हुआ था फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का, वो मैंने पीएनएल अकाउंट में लिखा था। सो बिकॉज ऑफ दिस ऑप्शन आई कैन ऐड इट टू आईफोन, तो जो लॉस है वो पीएनएल में नहीं जाके वो आईफोन में जाके ऐड हो जाएगा, दैट्स द ओनली डिफरेंस। सो ये जो कैपिटलाइजेशन अलाउ किया था, इट इज बिकॉज ऑफ पैरा 46। देन आईसीआई रियलाइज्ड दिस इज ओनली फॉर कंपनीज, तो कहीं ना कहीं तो बाकी जो एंटिटीज हैं जैसे पार्टनरशिप फर्म हो गए, सोल प्रोप्राइटर हो गया, दे आर ऑल्सो डूइंग दिस थिंग, सो दे आल्सो रिक्वेस्टेड कि जब उनको अलाउ किया तो हमको क्यों नहीं कर रहे हो, सो दे केम अप द पैरा 46 से।
पैरा 46A is another version of 46 जिसमें all other entities are covered. And just remember this was option irreversible. एक बार आपने ले लिया तो आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते. irreversible. ऑप्शन वन टेकन, यू कैन नॉट रिवर्स इट. ये ऑप्शन उन्होंने दे दिया और ये ऑप्शन जब से दिया हर साल इसको एक्सटेंड करते गए. बोलने का मतलब ये है कि अब इसका लास्ट डेट है वो है 2020. एंड जब से इंड एस आया है, यू नो व्हाट इज इंड एस. माई फर्स्ट लेक्चर यू मस्ट हैव सीन इंड एस, IFRS. उसमें भाई वो लोग बोलते हैं ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल के खिलाफ है, तो वो लोग ने उसको रिमूव कर दिया. ये तो इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने किया था. अब ये नहीं चलेगा. हाँ, लेकिन अगर आप AS11 अभी भी फॉलो कर रहे हो उसमें ये ऑप्शन है, तो आपको शायद AS11 पे अगर क्वेश्चन पूछे तो ऐसा पूछ सकता है, क्या फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन के लॉस या गेन को कैपिटलाइज किया जा सकता है? तो आप बोलोगे यस किया जा सकता है. थ्योरेटिकली यू कैन सी द एग्जांपल. तो इस चीज को लिख के रख लीजिए. इसमें करना कुछ नहीं है. आपको क्या करना है, जो भी डेप्रिशिएबल असेट होगा, कौन सा डेप्रिशिएबल असेट, उस असेट में वो लॉस को ऐड कर दोगे, गेन है तो माइनस कर दोगे, एंड जो बैलेंस अमाउंट होगा उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन ले लीजिए. जैसे मैंने आईफोन खरीदा, समझो आईफोन मैंने 70,000 का खरीदा, एंड 70,000 का मैंने आईफोन खरीदा एंड मुझे फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की वजह से 5,000 का लॉस हुआ. देन आई विल ऐड दिस 5,000 टू 70,000, इट विल बिकम 75,000. नाउ माय असेट विल हैव अ वैल्यू ऑफ 75,000. I will depreciate my asset 75,000 to the remaining life of the asset. Say divide by 5 years, 5 साल में depreciate करना है, तो every year I will take 15,000 as a depreciation. If it is a loss of 5,000, तो उन्होंने बोला depreciable asset है तो उसको capitalize करके उसमें adjust कर लो, and धीरे धीरे वो loss को कहां लाओगे, P&L में. because depreciation करने का मतलब ही क्या है, असेट को आप 5 साल में डेप्रिशिएट करोगे तो ऑब्वियसली वो 5 साल में धीरे धीरे वो P&L में आएगा ना. तो वो बोल रहे हैं लॉस लेना है P&L में, लेकिन अगर इफ इट इज रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म असेट्स, डेप्रिशिएबल असेट, देन वो धीरे धीरे क्या आएगा, P&L में आएगा. तो यहां पर मैं आपको एक और पॉइंट समझा देता हूं. लॉन्ग टर्म में दो पार्ट हो गया. इट कुड बी रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल असेट, देन लॉस होगा तो क्या करोगे, ऐड करोगे, गेन होगा तो क्या करोगे, लेस करोगे, एंड उसके बाद जो भी नेट वैल्यू बचेगा, नेट वैल्यू विल बी डेप्रिशिएटेड टू द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट. ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ लिया, बस हो गया उतना. ज्यादा PhD करने की जरूरत नहीं है इसमें. एंड नॉन डेप्रिशिएबल होगा तो जैसे लैंड हो गया, ऐसे भी होते हैं ना. तो ऐसे केस में बेटा लॉस वगैरह ऐड करेंगे और उसमें लेस करोगे तो वो तो कभी डेप्रिशिएट होने वाला नहीं है. तो दे सेड क्रिएट अ सेपरेट रिजर्व. एंड इस रिजर्व को राइट ऑफ करो टू P&L ओवर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, क्या करना है, कैसे करना है, उतना अपने को डिटेलिंग में जाने का जरूरत नहीं है. बस इतना आप समझ के रखिए कि ऐसा एक ऑप्शन है. तो इसको कॉपी कर लीजिए. इंटर लेवल पे अपने को इतना ही है, तो मैं इतना ही सिखा रहा हूं. जब भी तू फाइनल लेवल पे आएगा या आगे अपन एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे तो इस चीज को अपन डिटेल में करेंगे, इसको एग्जाम्पल के साथ करेंगे. फिलहाल इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. जस्ट राइट दिस थियोरेटिकल पार्ट. विद दिस यू आर डन विथ AS11. इतना ही है, आपको इतना कर लिया बहुत हो गया. ठीक है, चलो.